बरतानवी अखबार की तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने तारीख के सबसे भारी रिवायती बम गिराने का फैसला किया। अमरीका जो अब इस जंग का हिस्सा बन चुका है, आपको क्या लगता है इसके ओवरऑल खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं? देखिए, ये खित्ते में तो इसके मुज़र असरात ही होंगे। ये एस्केलेशन की तरफ मामला चला गया है और बेहतरीन अप्रोच ये होती कि परसुएट करते प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल को और ईरान को कि वो एक निगोशिएटिंग टेबल की तरफ आए और किसी काबिल कबूल हल की तरफ जाएं। दो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी दोनों की, उससे वो क्लाइम डाउन करें। और मेरा ख्याल है ये इसराइल की मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी कि जौहरी अफसूदगी से दस्तबरदार करना। ईरान तो हर किस्म की निगोशिएशन के लिए तैयार था और अगर वो JCPOA वाला जो पहला एक माइलस्टोन था कि यूरेनियम अफजूदगी 3.67% उस तक भी वो ठहर जाते और काबिल कबूल हल निकल आता और जौहरी हथियारों से वो बनाने से दस्तबरदार हो जाते, IAEA का एक वेरिफिकेशन रेजिम आ जाता, तो मामला पीस की तरफ जा सकता था और ये विन विन फॉर्मुलेशन थी। और वो जो पीस प्राइज के लिए उनकी प्रिटेंशंस हैं उसके लिए भी उनके क्रीडेंशियल्स खासे बर्निश हो जाते। अब हालात थोड़े मुख्तलिफ हो गए हैं क्योंकि लगता यह है कि ये अब उसकी मुकम्मल डिस्ट्रक्शन के दर पे है, जैसा कि लीबियन मॉडल था। लीबिया में आपने देखा था कि जब उस पे हमला हुआ तो उन्होंने उसके बाद बूट्स ऑन ग्राउंड लाए और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसको उठा के ले गए, डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब भी ऐसा लग रहा है कि वो उस किस्म की डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे ये लोग बूट्स ऑन ग्राउंड भी मुख्तसरन वहाँ पे लाएं और उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे महरूम करें। क्योंकि देखिए, जितना भी यूरेनियम की अफजूदगी हुई हुई है 60% तक, कोई 400 kg स्टॉक पाइल की बात सुन रहे थे। अब जाहिर है ईरानियों ने वो फर्डों में तो नहीं रखा होगा, उसको उठा के दाएं बाएं, बहुत से, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, वो कहाँ है, वो किधर उसको ले गए हैं और फ्यूचर में हो सकता है किसी वक्त उसको दोबारा यूज करें, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब हालात को नीडलेसली कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस B2 की बमबारी ने। और ये अगर अमेरिका समझता है कि ईरान करीब हो जाएगा डी एस्केलेट करने का, तो वो मेरा ख्याल है अभी कुछ हतमी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो अभी भी डिफाइंट हैं। ईरान के वो जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, अभी मैं उनका सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी से दस्तबरदार नहीं होते, क्योंकि ईरान ये समझता है कि डिप्लोमेसी का रास्ता कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, मगर हम इस तरीके से कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे कि हम पे ये जंग मुसल्लत भी रहे और हम निगोशिएटिंग टेबल पर भी आए। तो अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कुछ और P5 कुव्वतें हैं जिनके पास वीटो बिल्डिंग पावर है। चीन है, खासतौर पे वो मिलिट्री और इक्तसादी दोनों पावर्स हैं उसके, ईरान में तेल की तरसील के हवाले से और डिपेंडेंस है उसकी, तो उसको भी कुछ किरदार अदा करना चाहिए। और अगर इस तरीके से ये बमबारी जारी रही तो मुझे तो ये मामला लीबियन मॉडल की तरफ ज़्यादा नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी यही लगता है कि आलमी तरसील पर बड़ा असर पड़ेगा और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जो ईरानी पार्लियामेंट ने लिया है आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का? देखिए, ये एस्केलेशन लैडर में एक स्टेप ऊपर है। अब वो ईरान के पास ऑप्शंस और क्या है? अब वो बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा उनके पास ना एयरफोर्स है, ना एक मौसर नेवी है। अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कैसे करते हैं ये भी देखना पड़ेगा कि वो हो सकता है मिसाइल अटैक से किसी को, वेसल को हिट करें या को माइंस ले करने की कोशिश करें। मगर उनको जो क्लासिकल तरीके से एक या अपना हुर्मुज़ बंद करने का तरीका ये है, वो आपको नेवी चाहिए, आपको नेवल वेसल चाहिए, माइन लेयर्स चाहिए, कुछ सबमरीन सपोर्ट चाहिए। मगर वो नेवी खासी डिप्लीटेड है इस वक्त ईरान की, वो शायद कैपेबिलिटी भी उसकी ना हो। मगर अगर इन्होंने ये अचीव किया ये ऑब्जेक्टिव, तो ये बड़ा खतरनाक है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनके पास कोई स्ट्रेटेजिक या कमर्शियल स्टोरेज नहीं है। चाइना ने तो मेरा ख्याल है उसके पास 90 दिन से ऊपर का स्ट्रेटेजिक स्टोरेज मौजूद है, तो वो वेदर आउट कर सकते हैं वो ममालिक। मगर जाहिर है हम जैसे ममालिक के लिए बड़ा ये सीरियस इसकी रैमिफिकेशंस होंगी और हमें उसके लिए अभी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ता वक्त के कोई डिप्लोमेसी या कोई ऐसा प्रेशर ईरान पे
दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, ये कि वो निगोशिएशंस की तरफ आ जाए, सपर डाल दे, और जो टर्म्स हैं इसराइल की और ईरान की, जौहरी अफजूदगी से दस्तबरदार हो जाए और रजीम चेंज और बाकी वो मामला रुक जाए। वरना अगर ये अपना हरमुज को भी रोकते हैं तो ये एस्केलेशन होगा, और मजीद वो फिर इनकी नेवल इंस्टॉलेशन, कोस्टल जो है तनसीबात, जिसमें इनकी ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी रिफाइनरीज हैं, तेल की तरसील का निज़ाम है, वो उसकी अटैक की तरफ भी मामला जाएगा, और हालात मजीद गंभीर होते जाएंगे। बाकी जो दुनिया है, अमेरिका को खास फर्क इतनी जल्दी नहीं पड़ने वाला, वो नेट ऑयल एक्सपोर्टर है। रशिया को भी नहीं पड़ेगा, चीन के पास स्टार्ट रिजर्व्स हैं, हमारे जैसे ममालिक और दीगर कुछ यूरोपियन इकोनॉमीज, आई एग्री कि उन पे ऊपर खासा ये एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ब्रिगेडियर साहब, दूसरी तरफ अगर ईरान के इत्तेहादी हौसी आबनाए बाबुल मुंदब को बंद कर सकते हैं, क्या बाबुल मुंदब को खुलवाने के लिए यमन में भी ज़मीनी कार्रवाई हो सकती है? यमन में बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, अगर वो उन्होंने बाबुल मंदब बंद करने की कोशिश की, जो वो मेरे ख्याल है कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, हुर्मुज और बाबुल मंदब, तो फिर उसके तरफ जाएंगे। मगर देखना ये है कि कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन में इस वक्त क्या सूट करता है अमेरिका को। डिस्पाइट ये जो उन्होंने B2 से बमबारी की है, बूट्स ऑन ग्राउंड और रेजीम चेंज का जो ऑप्शन है, ये इसके बड़े नेगेटिव रैमिफिकेशंस होते हैं। अमेरिका जो और इसराइल, मेरा ख्याल है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि रेजीम कोलैप्स हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजीम कोलैप्स एंड रेजीम चेंज। रेजीम कोलैप्स का मतलब ये है कि इतना उसको डिप्लीट कर दें, लीडरशिप को डिकैपिटेट कर दें, तनसीबात जो उनकी इकोनॉमिक हैं, तेल की और दीगर, उसको इतना नुकसान पहुंचाएं कि अंदर से भी एक इम्प्लोजन हो। कुछ अंदर से जो अपोजिशन है वो ईरान के अंदर किरदार अदा करे। पेनिट्रेशन तो इन्होंने मोसाद वगैरह ने काफ़ी की हुई है। अब वो रेजीम कोलैप्स अगर चला जाए तो फिर उनकी जिम्मेवारी नहीं रह जाती, फिर वो एक चेंज आ जाती है, और उसके बाद जो नई हुकूमत आती है उससे बातचीत करके उसी टर्म्स पे ईरान को लाया जा सकता है कि कंप्लीट दस्तबरदारी। रेजिम चेंज जब होती है तो फिर जिम्मेवारी जो रजीम चेंज करता है उसकी हो जाती है, जैसा कि अमेरिकन ने अफगानिस्तान में कोशिश किया और मिशन करीब करते करते नेशन बिल्डिंग एक $1 ट्रिलियन खर्च किए, और अमेरिकन खून और अमेरिकन पैसा दिया, अचीव कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ वो गुरेजा हैं उस चीज़ से, उनको रैंकल कर रही है पुरानी इराक की और अफगानिस्तान की मेमोरी। अगर वो रेजिम चेंज भी नहीं करते, उनका डिलेमा ये है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तो ये मिसाइल वॉरफेयर से या ये एरियल वॉरफेयर से ये जंग जीती नहीं जा सकती। देखिए गाजा को रबल बना दिया है उन्होंने, मगर हमास अभी तक जिंदा है वहां पे। तो ये तो ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, तो वो ठीक है बैडली डिप्लीट हो जाएंगे, 20-30 साल पीछे चले जाएंगे, मगर ये रेजिस्टेंस जारी रखेंगे जब तक कोई मुकम्मल तौर पे आके उनको ये इस रिजीम को हटाएगा नहीं यहाँ से। और उसके लिए वो ग्राउंड फोर्सेस एम्प्लॉयमेंट जरूरी होता है। अब जितना मर्जी क्रूज मिसाइल से आप फायर करते रहें, B2 बॉम्बिंग करते रहें, बैटल डैमेज असेसमेंट अभी भी जो पेंटागन ने अनाउंस की है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को मैं सुन रहा था, वो दे आर नॉट वेरी क्लियर कि नीचे वो कितना डैमेज कर चुके हैं। वो डैमेज 100% क्लैरिटी सैटेलाइट इमेजरी से, एक तो वो तरीका है, दूसरा ये सबसे मौसर तरीका ये है कि वो नीचे जाके इंस्पेक्शन की जाए, रेडिएशन का लेवल चेक किया जाए। तो वो अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि इन भी जो 6B2 गए थे इन्होंने कितना मौसर अंदाज से उसको तबाह किया है। अगर और मजीद ये जारी रखेंगे तो फिर तो ये एवर इंक्रीजिंग एस्केलेशन है, और हुर्मुज वाला मामला अगर बीच में आ जाता है तो बात फिर एस्केलेशन की तरफ जाएगी, और ईरान पे और मजीद प्रेशर आ सकता है अमेरिका का। मगर इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि चीन, रूस और दीगर जो ईरान के हलीफ ममालिक हैं, वो कोई ऐसा किरदार अदा करें कि ईरान को इस वक्त निगोशिएटिंग टेबल पे ले आए, अमेरिका को कहें कि वो इसराइल को वार्न करे कि स्टॉप योर बॉम्बिंग, और जो जौहरी हथियारों से, जौहरी बॉम्ब ग्रेड मटेरियल की तरफ अफजूदगी है, उससे ईरान को रोक दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये विन विन फॉर्मुलेशन होगी सारी आलमी बरादरी के लिए।